हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज आज के इस लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे इकोलॉजी के बारे में, जो कि टीएमबीयू के पार्ट थर्ड का सिलेबस है। हो सकता है ये अदर यूनिवर्सिटीज के पार्ट टू का भी सिलेबस हो या पार्ट थर्ड का भी सिलेबस हो, बट जो कि हम यहाँ भागलपुर बिहार से हैं, तो जो हमारे पास स्टूडेंट हैं वो टीएमबीयू के स्टूडेंट हैं, तो उनके पार्ट थर्ड के सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है इकोलॉजी। इकोलॉजी टॉपिक तो बहुत आसान है, टॉपिक बहुत आसान है, बट इसमें टर्म्स जो होते हैं, कुछ कुछ टर्म्स ऐसे दिए हुए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है आपके पास जो आपको कभी कभी थोड़ा परेशान कर सकता है जब आप इकोलॉजी को हायर लेवल पर डील करेंगे। ठीक है ना। ये इकोलॉजी आपको 12th में भी मिलता है, ये इकोलॉजी आपको ग्रेजुएशन में भी मिलता है, यही इकोलॉजी आपको एमएससी में भी मिलता है। ठीक है। बट जब आप आगे यूजीसी नेट वगैरह के लिए ट्राई करेंगे या एनटीए नेट के लिए ट्राई करेंगे, तो वहां पर आपको इकोलॉजी तो नहीं मिलता है। ठीक है। वहां पर आपके पास एक स्पेशल पेपर होता है एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है। तो ये चीजें जब आप इकोलॉजी पढ़ेंगे तो हमको लगता है कि हम इकोलॉजी पढ़ते हैं, फिर ये एनवायरमेंटल साइंस क्या है। तो अभी के इस लेक्चर में हम आपको ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे कि इकोलॉजी क्या है और एनवायरमेंटल साइंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या आता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को यहाँ पर समझना है कि आप वर्ड हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस, बट इनके बीच में डिफरेंस है। ठीक है। तीनों वर्ड के बीच में डिफरेंस है और ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। अगर आप आगे कुछ बड़ा करने का सोच के रखे हैं तो आपको इन तीनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस को समझना पड़ेगा। अगर आप इस तीनों वर्ड्स के बीच के डिफरेंस को नहीं समझते तो आप नहीं समझ पाएंगे, कभी भी आगे किसी भी कॉन्सेप्ट पर क्लियर या खुलकर के बात नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए इन तीनों शब्द का एक ही मतलब होता है। ठीक है। जब तक हम लोग किसी चीज के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते तब तक हमारे लिए इन तीनों शब्द का एक ही मतलब होता है कि हम इकोलॉजी बोले, एनवायरमेंट बोले या एनवायरमेंटल साइंस बोले। हम कहते हैं कि ये बना हुआ है दो कंपोनेंट का, एबायोटिक प्लस बायोटिक कंपोनेंट का। ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। बट ध्यान रखिएगा, ये जो नॉलेज है ना आपका, ये नॉलेज कंप्लीट होने के साथ साथ इनकम्प्लीट भी है। ठीक है। मेरे कहने का ये मतलब है कि बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट आपको हर किसी में मिलेगा, तीनों में मिलेगा। तो आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग यूज कर देते हैं इकोलॉजी में भी एबायोटिक बायोटिक, एनवायरमेंट में भी एबायोटिक बायोटिक और इन्वायरमेंटल साइंस में भी कुछ ऐसे वर्ड हम लोग लगा देते हैं कि मतलब वही पढ़ना है। पूरा का पूरा चीज रिवॉल्व करेगा एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के चारों तरफ। नो डाउट ऐसा होता है, देखने को मिलता है। हम लोग नीचे लेवल पर अगर आप देखेंगे कि अगर आप लो लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ, अगर आप इकोलॉजी भी बोलेंगे तो भी आपको बायोटिक और एबायोटिक पढ़ना है, इन्वायरमेंटल साइंस बोलेंगे तो भी आपको बायोटिक और एबायोटिक के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो भी आपको बायोटिक और एबायोटिक के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। फिर ये डिफरेंस कहाँ आ रहा है, क्या डिफरेंस है इसके बीच में, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंस कहाँ पर है और क्या हम लोगों को सीखना है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस आपसे करना चाहेंगे वो है इन्वायरमेंट। ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है। ठीक है। तो इन्वायरमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो इन्वायरमेंट थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये जो इन्वायरमेंट है, ये इन्वायरमेंट आपका दो कंपोनेंट का बना हुआ है। ठीक है। ये इन्वायरमेंट आपका दो कंपोनेंट का बना, जो आप बेसिकली समझ सकते हैं। ये बना हुआ है आपका बायोटिक कंपोनेंट का और एबायोटिक कंपोनेंट का। ठीक है। दो कंपोनेंट का बना हुआ, कहीं कोई डाउट नहीं। आप हम अभी जस्ट बताएं कि हमारे लिए बेसिक बातें जो है ना वो बायोटिक और एबायोटिक ही है। ठीक है। लेकिन जब आप इन्वायरमेंट वर्ड पर जाएंगे तो इन्वायरमेंट वर्ड आपका एक वर्ड है इन्वायरनर। इस वर्ड से इन्वायरमेंट वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है सराउंड, इनक्लोज
और इन सर्किल, ठीक है, और इन सर्किल। ये इन्वायरमेंट वर्ड का मतलब होता है सराउंड, इनक्लोज और इन सर्किल। बातें यही आई बायोटिक और एबायोटिक में, लेकिन आपको इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मामला क्या है कि ये इन्वायरमेंट जो है ना, ये डील करता है कंडीशन से, ऐसे कंडीशन से, एक ऐसे माहौल से, एक ऐसे सराउंडिंग से जिसमें लिविंग यानी कि बायोटिक कंपोनेंट जो है, बायोटिक कंपोनेंट जो है वो सरवाइव करता है, और एबायोटिक कंपोनेंट जो है यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है, एबायोटिक कंपोनेंट जिसको आप कहते हैं, ये एबायोटिक कंपोनेंट ये आपका क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये और कुछ नहीं, ठीक है। ये एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि लिविंग कंपोनेंट जो है वो सरवाइव करता है और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसको आप आसानी से कैसे समझिएगा, मतलब पूछेंगे कि क्या बता रहे हैं सर आप, कि लिविंग सरवाइव करता है और नॉन लिविंग एग्जिस्ट करता है। यही सबसे बड़ा बात है, इसी चीज को समझना, ठीक है। अब हम आपको सबसे आसान भाषा में समझाते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट आपका दो चीजों से बना हुआ है, बायोटिक और एबायोटिक। तो जब आप इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट एक एग्रीगेट है, क्या है, अपने आप में एक एग्रीगेट है जो ये बताता है कि लिविंग और नॉन लिविंग कैसे साथ साथ एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे साथ साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो जब आप इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो वहां बायोटिक भी आएगा और एबायोटिक भी आएगा। बट एट द सेम टाइम, अगर आप आ जाते हैं इकोलॉजी की तरफ कि इकोलॉजी क्या है, ठीक है, तो यहां पर से अब आपको समझ में आएगा कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है। इकोलॉजी के भी दो कंपोनेंट होते हैं, क्लियर कट रखिएगा। यहां पर भी इसके भी आपको दो कंपोनेंट दिखेंगे, एक आपका होता है बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। लेकिन इकोलॉजी एक एक्स्ट्रा काम करता है। वो एक्स्ट्रा काम क्या करता है, ये डील करता है इकोलॉजी रिलेशनशिप से, ठीक है ना, ये डील करता है रिलेशनशिप से। किससे डील करता है, रिलेशनशिप बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। सबसे बड़ी बात है आपको ध्यान में रखना है कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में क्या फर्क है। इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इकोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जो बायोटिक और एबायोटिक के बीच में रिलेशनशिप जो है ना, कैसे वो कनेक्टेड है, किसको किससे फायदा हो रहा है, किसका होना किसके लिए जरूरी है, किसके चले जाने से किसी अगले को नुकसान हो जाएगा। अगर आप ऐसे रिलेशंस को देखते हैं तो ऐसे रिलेशंस को पढ़ने के लिए आपको इकोलॉजी पढ़ना पड़ता है। बल्कि जब आप इन्वायरमेंट की तरफ जाते हैं तो इन्वायरमेंट और कुछ नहीं बल्कि एग्रीगेट और कंडीशन, एग्रीगेट और कंडीशन है जो किसी लिविंग और नॉन लिविंग को एक जगह पर एडजस्ट कराता है। तो इन सिंपल, इसको जितने सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकेंगे उतना आसान होगा कि ये जो इन्वायरमेंट है ये लिविंग और नॉन लिविंग का बना हुआ है, लेकिन ये जो इकोलॉजी है ना, ये साइंस है जो इनके बीच का यानी कि इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशनशिप को डील करती है। यानी कि इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप को ये डील करती है, इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट है उनके बीच के रिलेशनशिप को ये डील करती है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड करता है, तो हमारे दिमाग में, जो हमारे बच्चे हैं उनके दिमाग में ऐसा रहता है, मोस्टली मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, बट मोस्टली बच्चों के दिमाग में रहता है इन्वायरमेंट का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, एयर, ठीक है, सराउंडिंग। ऐसा नहीं, इन्वायरमेंट का पार्ट दोनों है, बायोटिक भी है एबायोटिक भी है। तो ध्यान रखिएगा दोनों इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको सीधा ही आएगा कि इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड करता है, बायोटिक कंपोनेंट या एबायोटिक कंपोनेंट। तो ध्यान रखेंगे इन्वायरमेंट आपका दोनों इंक्लूड करता है, बायोटिक कंपोनेंट भी इंक्लूड करता है और एबायोटिक कंपोनेंट भी इंक्लूड करता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप इकोलॉजी को डिफाइन करना चाह रहे हैं कि इकोलॉजी हम डिफाइन करेंगे, तो इकोलॉजी तो अभी जस्ट मैंने बताया कि इकोलॉजी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इकोलॉजी इज ए इंटर रिलेशनशिप। इकोलॉजी क्या है, एक इंटर रिलेशनशिप है या रिलेशनशिप है, इंटर रिलेशनशिप
बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट एक ऐसा साइंस जिसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में इंटर रिलेशनशिप आप बताते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बात करेंगे कि ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट किसके, तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट इन्वायरमेंट के होते हैं, ठीक है ना, इन्वायरमेंट के होते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट फिर आ गए आपके पास, एबायोटिक और बायोटिक, ठीक है। तो जब आप इन्वायरमेंट के इस दो कंपोनेंट के बीच में रिलेशन जोड़ने लगते हैं कि किसका किससे क्या रिलेशन, इससे इसको क्या फायदा है और इससे इसको क्या फायदा है, तो जब आप रिलेशन की बात करने लगते हैं तो रिलेशनशिप क्या कहलाता है, इकोलॉजी की पढ़ाई होती है। और ऐसे आप नॉर्मली क्या बात करते हैं, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यानी कि आपके आसपास क्या है, ठीक है। हिंदी में आप समझेंगे, अगर आप बोलेंगे इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में आपके पास ये वर्ड आता है कि इन्वायरमेंट में आपके पास सबसे बड़ी चीज है, इन्वायरमेंट में ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आपके आसपास क्या है। तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा, तो हमारे आसपास क्या है, तो हमारे आसपास सिर्फ टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर या सॉइल या वाटर नहीं है, हमारे आसपास बायोटिक कंपोनेंट भी है। तो ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो हमेशा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को कि इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड करता है। इन्वायरमेंट बायोटिक कंपोनेंट भी इंक्लूड करता है और ये बायोटिक कंपोनेंट भी इंक्लूड करता है। और जब आप इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बायोटिक कंपोनेंट भी बायोटिक कंपोनेंट के साथ अटैच्ड है, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं इकोलॉजी, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जैकब वैन यूरेकल का यहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। जैकब वैन यूरेकल एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट वर्ड को इंट्रोड्यूस किया, किसमें, इन्वायरमेंट वर्ड को इंट्रोड्यूस किया इकोलॉजी में, ठीक। इन्वायरमेंट वर्ड को किसमें इंट्रोड्यूस किया, इकोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है कि इन्वायरमेंट जो आपका वर्ड है, इस इन्वायरमेंट वर्ड को इकोलॉजी में इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, तो जैकब वैन यूरेकल थे, ठीक है। अब यहीं पर हम लोगों को दो क्वेश्चन और आता है, इसी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन है ये क्लास, क्योंकि ध्यान रखिए दो क्वेश्चन और आता है कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है। तो ध्यान रखेंगे कि जब आप फादर ऑफ इकोलॉजी की बात करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आए, ठीक है। एक जो वर्ल्ड वाइड होता है, दूसरा होता है इंडियन, ठीक है। अगर आप ग्लोबल बेसिस पर बात करेंगे कि हाँ पूरे वर्ल्ड वाइड किसको माना जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो इसमें आपको क्या लिखना होगा, उडम को माना जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। क्या माना जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी उडम को माना जाता है ग्लोबली। बट अगर आप बात कर रहे हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन हुए आपके, रामदेव मिश्रा, ठीक है। रामदेव मिश्रा ये आपके फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी माने जाते हैं। दिस इज अगेन एमसीक्यू फॉर टीएमवीयू पार्ट 3 स्टूडेंट, ठीक है। ये एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, तो रामदेव मिश्रा इज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। जब आप इसके हिस्ट्री पर जाएंगे ना, इकोलॉजी के हिस्ट्री पर, तो बहुत सारा नाम आएगा, ठीक है। जैसे आप बात करेंगे कि इकोलॉजी किसने क्या इंट्रोड्यूस किया, किसने किस तरीके से डिफाइन किया, तो जब हम बात करेंगे इन चीजों का, तो इकोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने राय को आगे रखा, ठीक है। तो जब आप उनकी राय को देखने की कोशिश करेंगे, सारा मेरे पास नोट्स अवेलेबल है, अगर आप YouTube पर कमेंट करते हैं तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, उसके लिए कहीं कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो सारे के अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि रामदेव मिश्रा का एक अपना कॉन्सेप्ट था, रामदेव मिश्रा का एक अपना कॉन्सेप्ट था, और उनका जो कॉन्सेप्ट था वो उनका 3F कॉन्सेप्ट था। 3F कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इकोलॉजी में।
इसको उन्होंने समझाया, यानी कि इकोलॉजी को उन्होंने 3F कॉन्सेप्ट से क्लियर किया। अगर आप देखेंगे हैकेल का कॉन्सेप्ट, अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है, तो इनका एक अलग तरीका था समझाने का। अगर आप उडम के लैंग्वेज में बात करेंगे, इकोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो इनका एक और अलग तरीका है, ठीक है। तो फिलहाल आपको हम इतनी सी जानकारी दे दी है कि ये जो फादर ऑफ इकोलॉजी का क्वेश्चन आता है आप लोगों को, वो उसमें आपको 2 क्वेश्चन आएगा। फादर ऑफ इकोलॉजी जो है आपका, अगर वर्ल्ड वाइड मॉडर्न इकोलॉजी पूछा जाएगा तो आप उडम कह सकते हैं, और अगर आपसे पूछा जाएगा इंडियन इकोलॉजी तो वहां पर रामदेव मिश्रा आपका ऑप्शन होगा। अब रामदेव मिश्रा का कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रख लीजिएगा। रामदेव मिश्रा का जो कॉन्सेप्ट है 3F कॉन्सेप्ट, ये 3F कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा कि ये जो 3F है ना, ये 3F डील करता है 3 चीजों से। पहला फॉर्म, दूसरा फंक्शन और तीसरा फैक्टर। यानी फॉर्म, फंक्शन और तीसरा फैक्टर। बात वहीं पर आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कुछ नया बात नहीं बोल रहा है, ठीक है। कुछ भी बात उनकी नई नहीं है। अब मामला क्या है, फॉर्म क्या हुआ है, ये हुआ लाइफ के फॉर्म, लाइफ के कितने फॉर्म्स हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं, तो जब आप फंक्शन की बात करेंगे तब आप देखेंगे रिलेशनशिप, कि इनका रिलेशनशिप क्या है। जब आप फैक्टर की बात करेंगे तो फैक्टर में ये वही बात कर रहा है, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट की बात इन्होंने यहां पर की है। फॉर्म मतलब लाइफ फॉर्म हो गया, फैक्टर मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर लाइफ फॉर्म्स, यानी अलग अलग लाइफ फॉर्म्स कितने तरीके से एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। लाइफ फॉर्म में आपका यहाँ पर जब फैक्टर की बात होगी तो यहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो मामला एकदम क्लियर है। रामदेव मिश्रा का 3F कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर उन्होंने क्या कहा कि इकोलॉजी इज नथिंग बट एन इंटरैक्शन ऑफ फॉर्म, फंक्शन एंड फैक्टर। तो इकोलॉजी को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, इकोलॉजी इज इंटरैक्शन ऑफ 3F। तो आप कहीं पर भी इकोलॉजी को देखेंगे ना, तो इकोलॉजी में इंटरैक्शन वर्ड के बिना इकोलॉजी पूरा होगा ही नहीं, रिलेशनशिप के बिना इकोलॉजी पूरा होगा ही नहीं। तो इकोलॉजी इंक्लूड करता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में, नो डाउट। यही एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट को एनवायरनमेंट भी इंक्लूड करता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक डिफरेंस इज कि एनवायरनमेंट सिर्फ इंक्लूड करता है उसको, और इकोलॉजी रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप स्टैब्लिश कराता है, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको तुमको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब यहीं पर आप देखेंगे, हम आपको शॉर्ट करके लिख दे रहे हैं कि अगर आप इन्वायरमेंट बोलते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो ये इन्वायरमेंट आपका क्या डील करता है, ये इन्वायरमेंट आपका डील करता है बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक से, इस चीज से डील करेगा, ठीक है। हम हटा दिए अब इसको। अब बात करेंगे इकोलॉजी की। इकोलॉजी किससे डील करता है, इकोलॉजी इज अ साइंस। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इकोलॉजी इज अ साइंस, ठीक है। ये एक ब्रांच है साइंस का, जो भी डील करेगा वो किससे डील करता है, बायोटिक प्लस एबायोटिक। तो इसमें अलग क्या है इससे, तो इसमें इससे अलग ये है कि अभी तक के आपको लेक्चर में समझ में आ गया होगा कि जो अलग है इसको एनवायरनमेंट में और इकोलॉजी में जो डिफरेंस है वो है इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसको आप अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं। यानी आप इंटर रिलेशनशिप नहीं लिख करके अगर आप फंक्शन लिखना चाहेंगे तो फंक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनके बीच के रिलेशनशिप भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान मामला, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में क्या फर्क है। अब हम आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे कि ये जो नया ब्रांच इंक्लूड करता है, एक नया टॉपिक है, आप देखेंगे एनटीए नेट में या फिर यूजीसी नेट अगर आप फॉर्म भरेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वहां पर इकोलॉजी नहीं आपको दे रहा है, वहां पर आपको ऑप्शन दे रहा है इन्वायरमेंटल साइंस का, इन्वायरमेंटल, ठीक है। क्या ऑप्शन दे रहा है, इन्वायरमेंटल साइंस का, ठीक है।
मामला क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस का ये कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है कि इन्वायरमेंटल साइंस आपको बताना है कि क्या होता है। तो ये भी एक ब्रांच है, ठीक है। जैसे इकोलॉजी एक ब्रांच है, वैसे इन्वायरमेंटल साइंस भी ब्रांच है। ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो इकोलॉजी को तो इंक्लूड कर रहा है, बट ये मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच है। क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। मतलब ये सिर्फ इन्वायरमेंट इंक्लूड नहीं करता है या इकोलॉजी इंक्लूड नहीं करता है, इसका फोकस क्या रहता है? इट फोकसेस ऑन व्हाट? इट फोकसेस ऑन पॉल्यूशन, ठीक है। इसका पूरा फोकस किस पे रहता है? पॉल्यूशन पे रहता है। इसका पूरा फोकस किस पे रहता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर रहता है। इसका पूरा फोकस किस पे रहता है? वेस्ट मैनेजमेंट पर रहता है। इस तरीके के कई सारे फील्ड जिस पे इसका फोकस रहता है, ठीक है। तो जब आप इन्वायरमेंटल साइंस देखते हैं ना, तो इन्वायरमेंटल साइंस एक बहुत बड़ा पेपर। ये इन्वायरमेंटल साइंस तो इकोलॉजी का पार्ट लेता ही लेता है, यानी कि बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट तो इंक्लूड करेगा ही करेगा, उनके बीच के रिलेशनशिप को भी इंक्लूड करेगा, प्लस जो आपका बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, ठीक है, जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी प्रॉब्लम है, उन सबको भी ये डिस्कस करेगा। आपका क्या रोल है यहाँ इन्वायरमेंट में, आप किस तरीके से इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, आप कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो सारा चीज ये यहाँ पर इंक्लूड करता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग अपने सिलेबस पे पॉल्यूशन वगैरह पढ़ रहे हैं या फिर हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, जहां हम लोग जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं, इस तरीके की चीजों की जब बात करते हैं, खास करके अपने सिलेबस में पॉल्यूशन दिया हुआ, ठीक है, तो ये पॉल्यूशन इकोलॉजी का नहीं बल्कि प्रॉपर इन्वायरमेंटल साइंस का पार्ट होता है। तो इन्वायरमेंटल साइंस ज्यादातर किससे डील करता है? आप कह सकते हैं इन शॉर्ट, ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को डील करता है। किस पे डील करता है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे डील करता है। तो ध्यान रखेंगे, इन्वायरमेंटल साइंस की जब बात करेंगे हम लोग, तो ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पर फोकस करने लगता है। लेकिन हम लोग अपने सिलेबस में क्या देख रहे हैं कि एक साथ मिला के दे दिया, एक टॉपिक है इकोलॉजी, उसी में सब चीज आ गया। तो खैर कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, मास्टर्स में जाएंगे, चीजें डिफरेंशिएट होती चली जाएंगी, आपको समझ में आने लगेगा कि क्या मामला है यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस का। इन्वायरमेंटल साइंस इज कंप्लीटली डिफरेंट पेपर। उस पेपर को जब आप देखेंगे ना, तो ये हर चीज देखता है। मतलब कि अगर आप देखेंगे विंड, ड्रॉट, ठीक है, ये सब हम लोग इकोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं। विंड, ड्रॉट, ये सब हम लोग इकोलॉजी में नहीं पढ़ते हैं। अगर आप देखेंगे साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ये सब किसमें पढ़ना होता है? सारे के सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं, और उन प्रॉब्लम्स से छुटकारा कैसे मिलेगा, क्या कर सकते हैं, क्यों ये प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब का सब आपका इन्वायरमेंटल साइंस का पार्ट होता है। जैसे हम लोग कहते हैं अर्थक्वेक, अर्थक्वेक किसमें पढ़ेंगे? ना वो बॉटनी के बच्चे पढ़ सकते हैं अर्थक्वेक, ना आपके इकोलॉजी प्रॉपर का वो हिस्सा है अर्थक्वेक, ठीक है ना, वो आपका इन्वायरमेंटल साइंस का हिस्सा है, यानी ईवीएस का हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंटल साइंस एक अलग पेपर है जो एकदम सीधा, एक बात ध्यान रखिएगा, वो डील करता है किससे? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम या इन्वायरमेंटल कोई भी इश्यू से। यानी कि अगर कोई भी इश्यू हो जाता है, सुनामी वगैरह और दोस्त थिंग, ये सब किस में आ जाता है? वो आपका आ जाता है इन्वायरमेंटल साइंस में। तो अभी आपके सिलेबस में, पार्ट थर्ड के सिलेबस में आपको पोल्यूशन दिया हुआ है, आपको साइक्लोन, विंड, ड्रॉट, ये सब का ऐसा कोई डिस्कशन नहीं करना है, टाइफून्स वाइफून्स वो सब नहीं डिस्कशन करना है आपको, तो आपको ये पढ़ना नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस होते चले जाएंगे, आपको ये चीजें पढ़नी होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल साइंस में क्या डिफरेंस है। तो ये जो लेक्चर अभी हम बनाए थे, ये इसी चीज को क्लियर करने के लिए बनाए थे कि सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि इन्वायरमेंट क्या है और इकोलॉजी क्या है, और हम लोग पॉल्यूशन वगैरह जो पढ़ते हैं वो किसका हिस्सा है, इकोलॉजी का हिस्सा है या इन्वायरमेंटल साइंस का हिस्सा है। ठीक है, इकोलॉजी में इन्वायरमेंट इंक्लूड किया गया था, बट जब आप इन्वायरमेंटल साइंस देखते हैं ना, तो इन्वायरमेंटल साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है।
जितना इशू वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब इन्वायरमेंटल साइंस का ही पार्ट होती है। चाहे आप ड्रॉट ले लीजिए, चाहे आप फ्लड ले लीजिए, साइक्लोन्स ले लीजिए, टाइफून्स ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो सबका सब किसका हिस्सा है? इन्वायरमेंटल साइंस का हिस्सा। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आपका इन्वायरमेंटल साइंस का हिस्सा होता है। और अगर आप बात करेंगे, कोई मन में कभी ऐसा कोई बात है कि इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड करता है, तो बस ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट मतलब वह सराउंडिंग, अपने आसपास क्या है। तो अपने आसपास नजर घुमा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके आसपास क्या है। आपके आसपास नॉन लिविंग थिंग भी है, हवा है, ठीक है, लाइट है, ये सब नॉन लिविंग फैक्टर्स भी है, और आपके आसपास लिविंग थिंग भी है, यानी कि पौधे भी हैं, और आपके आसपास इंसेक्ट भी है, आपके आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी है। हाँ, नो मैटर आप रिलेशन उसके बीच का एस्टेब्लिश नहीं जब तक करते हैं, तब तक वो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास का माहौल है। लेकिन जैसे आप रिलेशनशिप डील करने लगते हैं, तो वो क्या हो जाता है? इकोलॉजी हो जाता है। तो आई होप जिस तरीके से मैंने इसे समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या होता है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल साइंस में। अगर किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग डायरेक्टली हमसे कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास के थ्रू आपको आंसर दे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है मेरा ये लेक्चर उनके काम में आ जाए। बेसिकली क्या होता है कि ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स वगैरह के पेपर जो है, इन सबका यूट्यूब चैनल बहुत कम, बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो आप इसको एक बार जरूर आगे प्रमोट कीजिए, हमको लगता है किसी न किसी को हेल्प जरूर हो जाएगी। चलिए, थैंक यू।